हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। आज से हम लोग क्लास 12th की मैथ स्टार्ट करेंगे। तो हम जानते हैं कि हमारी मैथ्स में पहला हमारा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। संबंध एवं फलन। संबंध को हम पिछले साल पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी एक बार हम पुरानी चीजों के आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, संबंध से पहले क्या क्या चीजें पढ़ेंगे उसके बारे में बताते हैं। तो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको बताएंगे, इसमें हम थोड़ा सा समुच्चय की चर्चा करेंगे, यानी सेट की चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक होगा आपका समुच्चय का कार्तीय गुणनफल, समुच्चय का कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणन यानी कार्शियन प्रोडक्ट, ये पढ़ेंगे। और फिर तीसरा टॉपिक हम आज संबंध पढ़ेंगे। तो हम लोग इन 3 टॉपिक में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, जो 12th में जो 12वीं के लेवल में आपको जरूरी चीज़ें हैं, केवल उन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा टच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेट। सेट यानी समुच्चय। समुच्चय सब जानते हैं समुच्चय क्या होता है। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन यानी सुपरिभाषित संग्रह। क्या होता है? सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित संग्रह से मतलब ये है कि ऐसा संग्रह जिसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, यानी उसका उत्तर या तो हाँ में दे सकें या तो ना में दे सकें, तभी हम लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक संग्रह करने के लिए, जैसे भारत की नदियां, नदियों का संग्रह, भारत की नदियों का संग्रह। अब ये भारत की नदियों का संग्रह में हम ये पता लगाएंगे ये संग्रह सुपरिभाषित है कि नहीं। संग्रह तो है, लेकिन क्या ये सुपरिभाषित है, इस बात का पता लगाएंगे। तो बहुत आसान है। अब हमारे पास अगर 2 छात्रों को, यही प्रश्न 2 लोगों को कहा जाए, 2 बच्चों को कहा जाए, तो एक बच्चा ए है और वो कलेक्शन करता है भारत की नदियों का, तो लिखेगा, गंगा लिखेगा, जमुना लिखेगा, सरस्वती लिखेगा, ताप्ती लिखेगा, नर्मदा लिखेगा, और इस तरह से जितनी नदियां हैं सबका कलेक्शन करेगा। एक दूसरा छात्र है बी, वो क्या करेगा? वो भी कलेक्शन करेगा। तो वो करेगा, गंगा कर सकता है, ताप्ती, नर्मदा, जमुना, इस तरह से करेगा। ये दोनों ने इस तरह से कलेक्शन कर भारत की जितनी नदियां हैं उन सबका संग्रह करेगा। हो सकता है उसका क्रम और इसका क्रम अलग हो, लेकिन ये दोनों संग्रह स्पष्ट हैं, इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन। दोनों एक ही तरह की नदियों का कलेक्शन करेंगे। जितनी नदियां आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन दोनों एक ही तरह की नदियों का कलेक्शन करेंगे। ये जो कलेक्शन होता है ये कहलाता है सुपरिभाषित कलेक्शन, सुपरिभाषित संग्रह।
तो ये आपका हो गया सुपरिभाषित संग्रह, ये कहलाता है सुपरिभाषित संग्रह। तो हमने देखा कि ये सुपरिभाषित। एक और उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण हम लेते हैं, एक और उदाहरण हम लेते हैं विषम संख्याओं का। विषम संख्याओं का संग्रह। चलो इसको देखते हैं ये सुपरिभाषित है कि नहीं है। अब ए देखते हैं, तो ए क्या कलेक्शन करेगा, बड़े आराम से 1 3 5 डैश इस तरह से कलेक्शन करेगा। बी क्या करेगा, वो भी यही कलेक्शन करेगा, 1 3 5 डैश इस तरह से करेगा। इसमें स्पष्ट है, इसका मतलब ये भी सुपरिभाषित परिभाषित संग्रह है, ये भी सुपरिभाषित संग्रह है। तो हम स्पष्ट जान गए कि ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए और बी हैं ये सेट है, ये सेट है। ठीक है, अब कुछ और उदाहरण देखते हैं कि कौन से संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। उनके लिए देखते हैं एक दो उदाहरण। जैसे मान लीजिए हमने एक उदाहरण दिया आपको, भारत के सर्वश्रेष्ठ लेखकों का समुच्चय। अब भाई कंफ्यूजन, अब देखते हैं ए छात्र क्या लिखेगा और बी छात्र क्या लिखेगा। अब इसकी नजर में भारत का सर्वश्रेष्ठ लेखक कौन कौन से हो सकते हैं, और बी के नजर में सर्वश्रेष्ठ कोई और हो सकता है। यहां पर इन दोनों में कंफ्यूजन है, ये दोनों कंफ्यूजन में है कि स्पष्ट नहीं है, ए कुछ और कहना चाहता है, बी कुछ और लेना चाहता है। जहां बातें स्पष्ट ना हो, जहां हम क्लियर बातें ना कह सके, वो सुपरिभाषित नहीं हो। संग्रह हो सकता है लेकिन ये सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। इसका मतलब ये जो कलेक्शन होगा, ये कलेक्शन जो होगा, ये जो संग्रह होगा, वो संग्रह तो होगा लेकिन ये समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि ये सुपरिभाषित, सॉरी यहाँ पे हम संग्रह लिख देते हैं, तो ये समुच्चय नहीं होगा। तो बहुत जरूरी है कि हम किसी भी चीज को पहले उसे गहराई से, डीप से समझने की कोशिश करें। जितना हम समझेंगे चीजें आपको ज्यादा स्पष्ट होंगी। तो हमें ये हमेशा क्लियर होना चाहिए कि अगर जिसका स्पष्ट उत्तर दे सके 1 2 4 लोग, सभी लोग एक ही तरह या इधर उधर करके, लेकिन बातें स्पष्ट हो, कंफ्यूजन ना हो कि भाई क्लियर ना हो कि भाई सबसे वाद विवाद की स्थिति पैदा ना हो कि सबसे श्रेष्ठ हमारी नज़र में तो ये है, नहीं हमारी नज़र में तो ये है। तो ऐसी जगह पे वो समुच्चय सुपरिभाषित, ऐसा संग्रह सुपरिभाषित नहीं होगा, इसलिए वो समुच्चय भी नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हमने समुच्चय को जान लिया। अब समुच्चय को लिखते कैसे हैं, ये सब चीजें आप जानते होंगे, बस आपको याद करवाने के लिए हम एक बार आपको रिवाइज करवा रहे हैं। सब आपको 11th में पढ़ा होगा, बस एक बार हम रिवाइज करा रहे हैं, सब आपको याद होगा। समुच्चय लिखते कैसे हैं, हम समुच्चय को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, यानी कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, और फिर एक मझला कोष्टक लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, और इनके अंदर हम लोग संख्याएं या कुछ भी लिखते हैं इस तरह, या इस तरह भी लिखते हैं, इस तरह से हम लिखते हैं। ये समुच्चय का लिखने का तरीका होता है। अब यहाँ 1 2 3 5 ये जो लिखे हैं ये अवयव कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, अवयव, या इसी को इंग्लिश में हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट, तो ये होते हैं एलिमेंट।
या ए, मतलब ये हम कहते हैं। अगर इसको गणित में लिखा जाए या गणित के रूप में लिखा, हम ये भी जानते हैं इसे कैसे लिखते हैं। मान लीजिए 1 को बता रहा है हमको, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 1 ए का अवयव। अगर हम 2 को बताना चाहते तो कहेंगे 2 ए का अवयव है। अगर हम सी को बताना चाहते हैं तो कहेंगे ये बी का अवयव है। डी को बताना चाहते हैं तो कहेंगे ये डी का अवयव है। अब मान लीजिए कोई ऐसा अक्षर है, जैसे मान लीजिए आपका 4 है, 4 ना तो ए में है ना बी में, तो कहेंगे भैया 4 ए का अवयव नहीं है, 4 डी का भी अवयव नहीं है। या फिर हम मान लीजिए कोई अक्षर अंग्रेजी का ले लेते हैं ई, ई ना तो ए का अवयव है और ई ना तो बी का अवयव है। इस तरह से हम इसे लिखते हैं पैटर्न। इसको लिखने में ये चीजें याद रखते हैं कि मतलब एक बड़े अक्षरों से हम समुच्चय को दर्शाते हैं, मझले कोष्ठक में लिखते हैं, अवयव लिखते हैं, अवयवों के बीच में कॉमा लगाते हैं। हाँ, इन अवयवों को 2 बार नहीं लिखा जाता। जैसे आपको यदि इस तरह लिखा है, यहाँ पे ए बी सी डी फिर ए लिखा है, तो इसे ये गलत नहीं है, लेकिन इस तरह लिखना सही नहीं माना जाता। इसको हम लोग लिखते हैं ए बी सी और डी। तो किसी भी लेटर को 2 बार लिखने का कोई औचित्य नहीं है। इस तरह हम लोग इसको लिखते हैं। इस तरह हम थोड़ा बहुत इसको परिचित हो रहे हैं सेट के बारे में। सेट के मामले में थोड़ा और चीजें जान सकते हैं। इसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। इसको निरूपण कैसे किया जाता है। निरूपण मतलब लिखने की इसकी 2 विधियां हैं, 2 तरह से निरूपित किया जाता है। इसे हम लिखवा नहीं रहे हैं, बस आपको समझा रहे हैं, बस याद करा रहे हैं। इसे 2 तरह से लिखा जाता है, निरूपित किया जाता है। पहला होता है हमारा रोस्टर रूप, या इसी को हम लोग सारणीबद्ध रूप कहते हैं। सारणीबद्ध रूप कहते हैं। और दूसरा निरूपण करने या व्यक्त करने का तरीका है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, इस तरह से हम इसे 2 तरह से लिखते हैं। हम दोनों के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक समुच्चय ए है और यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3 4 5, ये हमने लिखा। एक और हमने समुच्चय ले लिया बी, ए ई आई ओ यू। इस तरह हमने 2 समुच्चय लिखा। ये दोनों रोस्टर रूप को दर्शा रहे हैं। ये क्या है दोनों? रोस्टर रूप, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप है। ये क्या है? सारणीबद्ध रूप है। तो इस तरह से हम ये जो रूप है हमारा, ये रोस्टर रूप है या सारणीबद्ध रूप। अब इन्हीं दोनों समुच्चयों को हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। बड़े आराम से आप समझ जाएंगे, धीरे धीरे आप समझिए। इसमें क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप में इसका एक पैटर्न होता है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है तो इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। ये कोई भी आप चर ले लें, कोई भी वेरिएबल ले लें, एक्स ले लें, वाई ले लें, जेड ले लें, कुछ भी जो भी आपको लेना है, इतना पैटर्न लिखना पड़ता है। और इसके बाद इसका कोई प्रॉपर्टी, कोई गुण पकड़ना पड़ता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारी प्राकृत संख्या है, तो लिख देंगे x एक प्राकृत संख्या है। ये हमारा हो गया। लेकिन ये बात पूरी नहीं है। लेकिन ये प्राकृत संख्या जो होती है वो अनंत तक जाती है, लेकिन ये अनंत तक नहीं जा रही, 5 तक जा रही है। इसलिए इसे हम शर्त से बांध देंगे, यहाँ प्रतिबंध लगा देंगे। क्या लगाएंगे कि जो हमारा x है वो कहाँ पे जा रहा है, 5 पे रुक रहा है। इस तरह से लिखा जाता है। अब अगर हम दूसरे को लिखें, दूसरे को लिखना है हमको समुच्चय निर्माण रूप में, तो हमने कहा समुच्चय और इसके लिए एक्स वाई जो भी आपको लेना, हम बार बार फिर से एक्स ले लिए, तो इसके बाद हमने फिर एक्स ले लिया। अब इसका गुण पकड़ना है, तो हम सभी जानते हैं कि ए ई आई ओ स्वर है, तो यहाँ लिख देंगे एक्स एक स्वर है।
ये आपका समुच्चय निर्माण, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छी तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, नोट कर लें आप लोग। तो इस तरह से हमने दो तरह चीजें देख ली, तो समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप, दो तरह से हम लोग इसे देख सकते हैं समुच्चय को। हम जरूरी चीजें पूरा का पूरा सेट नहीं पढ़ा रहे हैं, जो चीजें आपको 12वीं में आवश्यक होंगी वही चीजें हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद है आपका इसके बाद है आपको एक चीज है उपसमुच्चय। आपको याद आ रहा होगा उपसमुच्चय क्या होता है सब। हाँ, उपसमुच्चय इसे कहते हैं सबसेट। सबसेट ये तो बहुत आसान है, एक समुच्चय ए लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब इससे इस ए समुच्चय से हम कितने समुच्चय और बना सकते हैं? तो हम बना सकते हैं 5 बना सकते हैं, एक हम 1 बना सकते हैं, एक हम 2 बना सकते हैं, एक हम 3 बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं हम 1 और 2 बना सकते हैं, है ना। हम 2 और 3 बना सकते हैं, और स्वयं ये बना सकते हैं, यानी 1 2 3, और ये भी बना सकते हैं 1 और 3। तो ये जितने अवयव हैं, जितने समुच्चय हैं, जितने समुच्चय हैं, ये सारे के सारे समुच्चय ए के उप समुच्चय कहलाएंगे सारे। ठीक है, ये सारे के सारे ये जितने बने हुए हैं ये सब क्या कहलाएंगे? ए के उप समुच्चय। और उप समुच्चय का चिन्ह ये होता है, ये संकेत होता है ना। तो इस तरह से ये उप समुच्चय का संकेत होता है, उप समुच्चय। तो ये सब आप जानते हैं, बस एक बार हम याद दिला रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका उप समुच्चय के बाद समुच्चय सब आपसे बनता है। इसके बाद है आपका घात समुच्चय। घात समुच्चय, घात समुच्चय बस हम आपको एक बार जल्दी जल्दी याद दिला रहे हैं। घात समुच्चय इसे कहते हैं पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट। अब इसका भी उदाहरण से समझते हैं। एक समुच्चय ए लेते हैं, 1 2 3 लेते हैं, 1 2 3 लेते हैं, और इसके हम बनाते हैं सबसेट यानी उप समुच्चय। और इन सारे, देखो ये ए समुच्चय है, और ये सारे 5 1 2 3 ये सारे के सारे इसके क्या हैं? उप समुच्चय। और इन सभी उप समुच्चय को एक समुच्चय में रख दें इस तरह से। तो अब ये जो एक नया समुच्चय बन गया, इसे कहते हैं समुच्चय ए का घात समुच्चय, यानी ए का पावर सेट। इस तरह से ए का ये पावर सेट हो गया, पावर सेट भी हो गया। इस तरह से ये पावर सेट भी हो गया। तो इसके बाद एक और है, लास्ट चीज है समुच्चय के बारे में बता देते हैं हम आपको, संक्रियाएं। संक्रियाएं, संक्रियाओं में हम 2 संक्रियाएं ही पढ़ेंगे अभी। एक है आपका ये यूनियन, या इसी को हिंदी में कहते हैं संघ, और एक है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जिसे हम सर्वनिष्ठ कहेंगे। ये भी आप जानते हैं, उदाहरण से एक बार याद देख लेते हैं। एक समुच्चय लेते हैं 1 2 3 4, और एक समुच्चय लेते हैं बी, वो हम लेते हैं 3 4 5 6। ठीक है, अब इसका हम निकालते हैं यूनियन। तो यूनियन के लिए क्या यूज करेंगे? ए यूनियन बी। इसमें क्या होते हैं? बहुत सरल है, इसके सारे अवयव और इसके सारे अवयव।
तो इसके सारे अवयव क्या होंगे, 1 2 3 4 इसके अवयव होंगे। अब फिर इसके अवयव पूरे, तो इसके 3 और 4, 3 यहाँ आ चुका है, 4 यहाँ आ चुका है, तो अब ये दोनों अवयव फिर से एक समुच्चय में नहीं लिखेंगे, बचा क्या, 5 और 6। इस तरह से ये ए संग बी निकल आया। ए सर्वनिष्ठ बी देखेंगे, ए सर्वनिष्ठ बी देखेंगे। ए सर्वनिष्ठ बी में क्या है, इन दोनों में जो उभयनिष्ठ यानी कॉमन एलिमेंट्स हों, कॉमन यानी उभयनिष्ठ जो अवयव हों, तो देखते हैं हम, यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ 3 इसका उभयनिष्ठ है, 4 भी उभयनिष्ठ है, तो इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे, 3 और 4। इस तरह से संक्रियाएं हो गई, हम संग जाने और सर्वनिष्ठ याद आ गई हमको। इसके बाद संक्रियाओं के बाद हमारा आया बस, तो सिर्फ के बारे में इतनी जानकारी हमें याद होनी चाहिए अगर हमें संबंध पढ़ना है। इसके बाद है आपका, अब अगर हमें संबंध पढ़ना है तो उसके बाद एक टॉपिक है हमारा समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। ये भी हम 11वीं में पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ हमारा संबंध है। हम 2 सेट लेते हैं, एक सेट लेते हैं ए, 1 2 3 ले लेते हैं, एक सेट लेते हैं बी। समझने के लिए चीजें हैं, हम ले लेते हैं इसको 3 4 और 5। अब इन दोनों का कार्तीय गुणनफल बड़े आराम से आपको याद आ रहा होगा, कार्तीय गुणनफल कैसे होता है, तो इसे हम इस तरह लिखते हैं, ए क्रॉस बी, इस तरह से हम इसको लिखते हैं, ए प्रोडक्ट बी, ठीक है, इस तरह लिखते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं, अब जो लिखे जाएंगे तो इसका इससे पेयर बनेगा इस तरह से, फिर इसका इसके साथ पेयर बनेगा, फिर इसका इसके साथ पेयर बनेगा, फिर 2 का 3 के साथ पेयर बनेगा, फिर 2 का 4 के साथ पेयर बनेगा, फिर 2 का 5 के साथ पेयर बनेगा, फिर 3 का 3 के साथ पेयर बनेगा, फिर 3 का 4 के साथ पेयर बनेगा, और फिर 3 का 5 के साथ पेयर बनेगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 दिखाएं 9। तो इस तरह से हमारे 9 इसमें अवयव आ गए यानी एलिमेंट्स आए, 1 2 3 4। और अब ये हमारा जो कार्जियन प्रोडक्ट है यानी कार्तीय गुणनफल है, कार्तीय गुणनफल में हमेशा जो हमारे एलिमेंट्स हैं हमेशा किस में लिखे जाएंगे, जोड़े में। जैसे ये लिखा है 1 3 या यहाँ लिखा है 2 5, ये हमेशा जोड़े में लिखे जाए। इनको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्रमिक युग्म, क्रमिक युग्म, और इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर पेयर, इसे कहते हैं ऑर्डर पेयर। तो ये हमेशा पेयर में रहते हैं, ठीक है, तो ये पेयर में रहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी से हमारा निकल के आएगा संबंध। अब हम आसानी से संबंध को भी देख सकते हैं, तो संबंध आसानी समझ में आ जाएगा। अगर ये चीज़ समझ में आएगी तो यहीं पे हमको संबंध भी समझ में आएगा। तो यही हम आपको समझा देते हैं संबंध, ये सब आपसे बनता है। यहाँ तक था कि संबंध भी आपको पिछले साल पढ़ा गया, फिर भी एक बार हम याद दिलाते हैं आपको। तो संबंध अब इसी में आएगा आपका संबंध, संबंध यानी आया रिलेशन, संबंध। अब संबंध शब्द किसके लिए यूज किया जाता है, संबंध शब्द इन दोनों क्रमिक युग्म के लिए, ये इनके लिए, यानी इसका इसके साथ या इसका इसके साथ या इसके इसके साथ या इसका, ये जो जोड़े में पेयर में जो दिए गए हैं आपको अवयव, इनका आपस में एक दूसरे से क्या संबंध है, वो संबंध को बताता है। यानी एक दूसरे से ये क्या संबंध है। लेकिन ये संबंध आपको अगर दिया जाता है, जैसे हम आपको एक संबंध देते हैं,
यानी कहने का मतलब जो हमारा संबंध होगा इसे हम आर से दर्शाएंगे और ये हमेशा इसी से बन के आएगी। किससे बना है? हमेशा ये ए क्रॉस बी से निकल के आएगा। यानी आर जो होगा ए क्रॉस बी का, यानी ए प्रोडक्ट बी का उपसमुच्चय होगा। यानी इसके कार्तीय गुणनफल का हमेशा क्या होता है? उपसमुच्चय। उपसमुच्चय मतलब इसी से बनाया जाता है, इसी से लिया जाता है, बाहर से नहीं लिया जाता। अब संबंध अगर आपको दे दिया जाता है, कोई मान लीजिए एक संबंध दे दिया गया आपको कि अब हमेशा याद रखना आर संबंध है हमारा है और ये किस में लिखा जाएगा? हमेशा जोड़े में, यानी कि पेयर में रहेगा। तो पेयर में लिखना है तो संबंध हमेशा पेयर में लिखा जाएगा। तो ये यही यहाँ ए बराबर 1 बी बराबर 3 या ए बराबर 1 तो बी बराबर 4 ऐसा कुछ हो सकता है। और यहाँ पे आपको देगा कॉलन, जहां अब आपको बताएगा इसका इसके साथ क्या संबंध है। तो अगर यहाँ पे उसने एक संबंध दे दिया आपको b बराबर a प्लस 2, तो ये आपको एक संबंध दे दिया गया। तो अब आपको जो r निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा? a क्रॉस b से निकलेगा, यानी a प्रोडक्ट b से निकलेगा। तो यहाँ से ही निकलेगा, ये r यहीं से निकलेगा। हमेशा r किस में रहेगा? जोड़े में रहेगा। ठीक है, अब इसे आप सरल कर लो। आप अलग तरीका है, इसे आप b इक्वल टू a प्लस 2 को आप लिख सकते हो b माइनस a इक्वल टू 2। यानी कहने का मतलब दोनों दूसरी नंबर में अगर पहले नंबर को माइनस करें तो कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर हम इसमें से ढूंढते हैं। तो 1 और 3 दूसरे नंबर में माइनस करेंगे तो 2 आ रहा है, यानी इसमें हमको पहला पेयर मिल जाएगा 1 और 3। तो दूसरा पेयर देखें, 4 में 1 करेंगे 3, ये नहीं होगा। 5 में 1 करेंगे 4, ये भी नहीं होगा। 3 में 2 करेंगे 1, ये भी नहीं होगा। 4 में 2 करेंगे 2 आया। तो दूसरा हमारा पेयर मिल गया 2 और 4। तीसरा इसमें करेंगे तो 3 आएगा, इसमें 0 आएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें भी 2 आएगा। यानी ये भी हम पेयर यहाँ ले सकते हैं 3 और 5। तो ये जो होता है ये बताता है संबंध। तो बड़ा सिंपल सा है संबंध। हमारा जो कार्जियन प्रोडक्ट होता है, जो संबंध होता है कार्जियन प्रोडक्ट का उपसमुच्चय होता है, सबसेट होता है। और यहीं से और इसे हमेशा पेयर में लिखा जाता है। ठीक है, और पेयर में लिखने के बाद जो संबंध दिया रहता है इससे हम निकाल सकते हैं, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह हम संबंध बहुत आसानी से हम इसे समझ सकते हैं। एक और उदाहरण से देखते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण से इसको और अच्छी तरह समझते हैं। जितना इसे समझेंगे उतना ही आपको आसान लगेगा ये, और जितना ही आसान लगेगा आप आसानी से कर लें। मान लीजिए कि आपको एक समुच्चय दिया है a बराबर 1 2 3, कहाँ तक दिया है आपको? नंबर 14 तक दिया है। अब आपको एक संबंध दिया है। संबंध क्या दिया है? आप जानते हैं संबंध को हमेशा किसमें लिखा जाएगा? पेयर में। एक्स वाई लिखा जा सकता है, ए भी लिखा जा सकता है। तो आपको एक संबंध दिया गया है, एक्स वाई यहाँ लिखा है, यहाँ ए भी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है। और जहां आपको दिया गया है 3, क्या दिया है? 3x माइनस वाई बराबर 0, ये संबंध है। अब यहाँ एक ही सेट दिया है, दूसरा सेट दिया नहीं है। इसका मतलब कि हमें यहाँ पर कार्तीय गुणन किसका किसका निकालना पड़ेगा? a क्रॉस a का। अब 1 क्रॉस 1 कितना आएगा? तो यहाँ पे बहुत नंबर आएंगी। 1 का 1 से संबंध, 1 का 2 से संबंध, आपस में ही है। 1 का 3 से संबंध, ये बहुत जाएगा। ऐसे 2 का 1 से संबंध, 2 का 2 से संबंध, ऐसे ये बहुत जाएगा। तो बहुत सारी नंबर आएंगी, है ना। लास्ट में 14 का 14 से संबंध होगा, यहाँ तक आएगा। ये इतना लंबा, बहुत लंबा जाएगा। यहाँ 14 है, वहाँ भी 14 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो आएगा 196। तो बहुत लंबा जाएगा। अब इतना लंबा ये जाएगा,
अब हमें निकालना है इसमें संबंध। अब अगर ऐसा आ गया तो हमें यहाँ पे अगर संबंध निकालना है तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। पहले तो इसे हम हल कर लें। तो यहाँ अगर हम 3x माइनस वाई बराबर 0 को हल करें तो यहाँ y इक्वल टू आ जाएगा आपका 3x। कहने का मतलब y x के तिगुने के बराबर है। अब यहाँ पे अगर हम x बराबर 1 ले लें तो y इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। अगर हम x बराबर 2 ले लें तो y बराबर 6 आएगा। अब आप समझ रहे हो कि कौन कौन से पेयर आएंगे बहुत आसानी से। अगर हम 1 लेते हैं तो 1 आए 3, तीनों अगर देते हैं। अगर हम 2 लेते हैं तो क्या आएगा, 6 आएगा। अगर हम x बराबर 3 लेते हैं तो y बराबर 3 तिकाई 9 आएगा। अगर हम x बराबर 4 लेते हैं तो ये 12 आएगा, ठीक है। और अगर हम 5 लेते हैं तो यहाँ पे 15 आएगा। लेकिन 15 हमारा ए सेट में है ही नहीं, हमारे ए क्रॉस ए में 15 है ही नहीं, तो ये हमारा अंतिम वाला अवयव नहीं लिया जाएगा। इतने ही पेयर हमारे किसमें आ जाएंगे, आर में आएंगे। तो इस तरह से हम संबंध को आसानी से समझ। संबंध क्या होता है, आपस में इन दोनों अवयवों के बीच जो संबंध होता है, इनके बीच जो इस रिश्ता बताया जाता है, उनमें संबंध स्थापित। और वो रिश्ता लिया कहाँ से जाता है, हमेशा ए प्रोडक्ट ए से, ठीक है। एक चीज और बता दें आपको, यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं, छोटी छोटी चीजें यहाँ और बता देते हैं, तो यहाँ से आपकी क्लासेस आज की ओवर होंगी। यहाँ हम आपको बता देते हैं प्रांत, इसको हम कहते हैं डोमेन, और होता है आपका परिसर। ये कहलाएगा आपका रेंज। ये दो चीजें। तो आर संबंध में जो पहले अवयव है, ये 1 2 3 4, ये 4, ये कहलाएंगे आर का प्रांत। क्या कहलाएंगे, आर का प्रांत या डोमेन। बहुत सरल है। कौन कौन से होंगे, ये जोड़े में नहीं होंगे, 1 2 3 और 4। आर का परिसर अगर आपसे पूछा जाए तो बड़े आराम से बता सकते हैं। आर का परिसर क्या होगा, आर का परिसर जो इसके दूसरे पेयर के जो दूसरा अवयव होगा, दूसरा जो, तो कौन कौन से, जैसे 3 है, 6 है, 9 है और 12। इस तरह से ये रेंज हो गया और ये परिसर हो गया। तो प्रांत और परिसर। तो आज का वीडियो यहीं तक। कल हम लोग इसके आगे देखेंगे संबंध के प्रकार और स्वतुल्यता, सम्मितता और संक्रामकता, तुल्यता संबंध, और हम लोग प्रश्नावली को भी हल करने की कोशिश करें, हल करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।